रिजर्वेशन की परसेंटेज सरकार ने नहीं घटाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो घटाना ही हो गया ना साहब। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारा वर्टिकल अलग कर दीजिए, रेस्ट को 100% मानकर कर दीजिए, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जब हम भर्ती हुए थे तो सैनिकों की कोई जात नहीं थी, सैनिक का जाति भी सैनिक है और धर्म भी सैनिक है, तो आप हमें अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं? हमारे 286 भूतपूर्व सैनिकों का सिलेक्शन हो रखा है, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की हुई है। हमने कहा इसको विड्रा करो, हमें 2 लाख रुपए हर महीने पैसे के देने पड़ रहे हैं। इसी ढंग से हम हमारी जो है फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल रिलैक्सेशन, सैनिक की एज 50 साल 45 और 50 साल का भूतपूर्व सैनिक 25 साल और 18 साल के लड़के के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सकता। एक्टिव सेना में भी जो है फिजिकल रिलैक्सेशन के मानदंड एज के मुताबिक है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है। जय हिंद साथियों, सैनिकों की समस्याएं समाप्ति नहीं होने का नाम ले रही, एक के बाद एक अनेकों समस्याएं निकल के सामने आती हैं। और सैनिकों की आज अगर देखो तो हालत ऐसी है जैसे समाज के अंदर एक अबला नारी की हालत होती है। अगर मैं अबला नारी का जिक्र करूं, चाहे रामराज्य हो, रामराज्य में नारी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और चाहे कौरव राज्य हो जहां नारी का चीरहरण हुआ। तो इसी तरीके से आज समाज के अंदर हमारे सैनिकों की हालत है। और आप देखेंगे कि सैनिकों ने कहीं पर सैनिक सम्मान यात्रा, कहीं सैनिक जागरूक यात्रा, कहीं सैनिक महाकुंभ, और अब सैनिक पंचायत। 19 अक्टूबर से एक हमारा राज्य है राजस्थान, जहां सैनिक पंचायत शुरू हुई है। तो इस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हमारे वेटरन प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी किशन लाल जी। चौधरी साहब, आज बड़े सौभाग्य से आपसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग थी, आप उसको अटेंड करने के लिए नोएडा में आए। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपको स्टूडियो में बुलाया और आपने हमारी अर्जी स्वीकार की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने कहा है इससे क्या अर्थ हैं, क्या मीनिंग है, क्या वजह है ये? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन और एफए के मुद्दे उठाकर हमें यहाँ बुलाने का मौका दिया। राजस्थान प्रदेश में सैनिकों की जो पंचायत चल रही है, उसके पीछे की असली वजह है सैनिकों के पुनर्वास की विसंगतियाँ। हम सैनिकों के पुनर्वास की विसंगतियाँ पिछले 2 साल से लड़ते आ रहे हैं। हमने 2023 में जो है 21 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली, जो बाड़मेर से शुरू करके झुंझुनू में फिनिश किया, और सैनिकों को उसमें जो है जगाया सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा के नाम से। उसके बाद हमने 10 सितंबर को जयपुर में सैनिक महाकुंभ किया। और ये आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता पड़ने का मेन रीज़न ये है कि राजस्थान सरकार में 1988 से सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था चल रही थी, जिसमें ग्रुप बी में और सी में 12.5%, ग्रुप डी में 15% और 2018 में ग्रुप ए में भी 5% जो है सैनिकों के लिए पुनर्वास दिया गया था। लेकिन 7 दिसंबर 2022 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में बांट दिया। वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि वर्टिकल का मतलब था सैनिकों के लिए जो निश्चित कोटा फिक्स था वो अलग था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में उसको 6 कैटेगरी में जाति वाइज बांट दिया, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिकों को मिलनी थी उसका वो घटकर 60% रिड्यूस हो गई। तो उसमें सैनिकों को पुनर्वास में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसी नुकसान की वजह से हमने राजस्थान सरकार से बार बार इन सब चीज़ों के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा 2023 में जो है 21 अगस्त से 28 अगस्त तक निकाली, महाकुंभ किया, सरकार को चिताया, 15 जून को तिरंगा यात्रा निकाली, और अभी रिसेंटली 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हमने जो है सैनिक जागरूक यात्रा निकाल के जो है ब्यावर से शुरू करके उसको जो है सिकंदरा दौसा में फिनिश किया। उसका भी मकसद यही था कि सरकार हमारी पुनर्वास विसंगतियों को दूर करे। मैं सर यहाँ आपको रोकना चाहूँगा, हॉरिजेंटल से वर्टिकल कर दिया, लेकिन रिजर्वेशन की जो परसेंटेज है वो तो घटा ही नहीं सरकार ने।
रिजर्वेशन की परसेंटेज सरकार ने नहीं घटाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो घटाना ही हो गया ना साहब। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारा वर्टिकल अलग कर दीजिए, रेस्ट को 100% मानकर कर दीजिए, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है। जब हम भर्ती हुए थे तो सैनिकों की कोई जात नहीं थी, सैनिक का जाति भी सैनिक है और धर्म भी सैनिक है, तो आप हमें अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांट रहे हैं? इसकी वजह से हमें नुकसान, हम तो प्रूफ डाटा देते हैं ना कि भाई राजस्थान में 2018 में ग्रुप ए में 85 सीट से जो भूतपूर्व सैनिकों को मिली थी, और वो जो 2022 की जो है निकली, उसमें जो है हमारी जो है वो सीटें घट के 45 हो गई, तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो गया उसमें। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ, परसेंटेज नहीं घटा, परसेंटेज आपका आज भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन सरकार ने इसको क्लासों में बांटकर और इनडायरेक्टली परसेंटेज को घटा दिया। बिल्कुल, यानी अपना मकसद हल कर लिया और पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना दिया। यस, और उनको आपस में बांट भी दिया कि हम इसको इतना परसेंट देंगे, इसको इतना परसेंट देंगे, और उस परसेंट के दायरे में जब वो नहीं आते तो वो कोटा खाली रह जाता है। यही हुआ ना कि अगर मान लीजिए 100 में 5 है। बिल्कुल सर, इसका ये हुआ कि सर जब इन्होंने कैटेगरी में बांटा हॉरिजॉन्टल में, तो जो नंबर ऑफ सीट फ्रिक्शन में आती है, मान लो किसी का एमबीसी का 5% है, अब 5 का 5 मतलब 100 में से 5 सीट, और उनका 5% लो तो 0.25, तो वो तो 4 बार 10 साल या 15 साल तक वैकेंसी निकालो तो भी एक सीट उनको नहीं मिलेगी। यही तो कारण है कि उसमें आपका घाटा हो गया। जी, अब समझ में आया, अब आगे बताइए सर। तो इसकी वजह से हम सरकार को बार बार जगाकर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पुनर्वास व्यवस्था को दूर कर दीजिए, ये हमारे साथ गलत हुआ है और सरकार इसको जो है इसको दुरुस्त करे। अगर सरकार इसको नहीं करती है तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स तो कम हो ही गई, और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो हमारा वर्टिकल अलग होता तो समान मेरिट में कोई भी सैनिक आए, किसी भी कैटेगरी का आए, किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में तो जो है सैनिक काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे जिनको जो भी नहीं मिलेगा, और एक में हो सकता है कोई सैनिक ना भी आए तो उसकी जो सीट खाली होगी तो वो जनरल में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसमें सैनिकों को तो दोहरा नुकसान हुआ। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से जो मान लो SC ST OBC की एक भी सीट नहीं आई, अनरिजर्व में एक आई, OBC की भी नहीं आई, तो वो सारे लोग तो अनरिजर्व में ही तो ट्राई करेंगे, नहीं तो बन ही नहीं सकते। वो SDM नहीं बन सकते, वो RPS नहीं बन सकते, तो इसी में सभी कैटेगरी के सैनिकों को नुकसान हुआ। और सैनिक की तो कैटेगरी एक है ना, सैनिक तो सैनिक है, उसको आप जातियों में कैसे बांट सकते हैं? और यही बात हम सरकार को समझाने की कोशिश करें कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमारी पुनर्वास विसंगतियों को दूर किया जाए। इस वजह से हमें ये सब यात्राएं करने के बाद महापंचायत पे हम उतरे हैं। कल जो है जोधपुर में 19 अक्टूबर को महापंचायत हुई थी, आज हिंडौन में हो रही है, और आगे ये महापंचायत राजस्थान के सभी जिलों में होगी, और फिर महापंचायत से भी नहीं सुनेंगे तो हम बड़ा आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये जो समस्या आई तत्कालीन सरकार, यानी उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसके समय पर ये सरकार आई, अब तो सरकार बदल गई। उस समय हमने कांग्रेस सरकार के सामने ये समस्या उठाई, बखूबी CM से मिले, मंत्रियों से भी मिले, और संगठन के नेताओं से मिले, ब्यूरोक्रेट से भी मिले, और सबने ये कहा कि हाँ जो है उस समय कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने बखूबी उनका खूब विरोध किया। वर्तमान जो सरकार है उस समय विपक्ष में थी, उसके पास भी हम गए कि भाई आप अपना विपक्ष का धर्म निभाओ और हम सैनिकों के साथ न्याय करो। तो इस सरकार के नेताओं ने उस समय हमसे ये कहा था कि जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम तुम्हें पुनर्वास की व्यवस्था देंगे, सैनिकों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन 10 महीने हो गए साहब, हमें लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पुनर्वास व्यवस्था में, जैसे पुनर्वास की तो है, उसके साथ 5 मांगे हमारी पुनर्वास व्यवस्था में कमियां की ओर है। वो एक SLP है, जो जैसे आर्मी में UI की डिग्री होती है, यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की, उसको BSTC के बराबर दर्जा होता है। हमारे 286 भूतपूर्व सैनिकों का सिलेक्शन हो रखा है, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की हुई है। हमने कहा इसको विड्रा करो, हमें 2 लाख रुपए हर महीने पैसे के देने पड़ रहे हैं। इसी ढंग से हमारी जो है फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल रिलैक्सेशन, सैनिक की एज 50 साल, 45 और 50 साल का भूतपूर्व सैनिक 25 साल और 18 साल के लड़के के साथ फिजिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सकता। एक्टिव सेना में भी जो है फिजिकल रिलैक्सेशन के मानदंड एज के मुताबिक है, उसके लिए भी राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी दोहरा लाभ ले सकता है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक नहीं ले सकता। दोहरा लाभ से मतलब मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आप 3rd ग्रेड में टीचर में सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया और फिर आप राजस्थानी प्रशासनिक सेवाओं में आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो दोहरा लाभ भी हम सैनिकों को दिया जाए, ये भी एक हमारी इसमें विसंगति
जाती है। इसी ढंग से राजस्थान में जो पूर्व सैनिक है, अगर उनको 3 बच्चे हैं तो उनको सरकार नौकरी नहीं देगी। भाई सैनिक वो बना आज के 25 साल पहले, वो चीज़ें लागू हुई 25 साल पहले। कोई भी पॉलिसी आप प्रोस्पेक्टिव लागू कर दें, रिट्रोस्पेक्टिव कैसे लागू कर सकते हैं? सही बात। तो उनको उनको जो है उस चीज़ से दूर कर रखा। और इसी नियम में राजस्थान सरकार के पास हमने जब ये बात उठाई तो कहते हैं कि इसमें जो है लीगली कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। हमने कहा आप विडोज को केस में भी तो लागू कर रहे हैं, तो सैनिक के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? और हमारी सीटें खाली जा रही है, वजह क्या है कि साहब हमारे लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। राजस्थान में बहुत सी भर्तियां ऐसी हुई है जिनमें 40% और 30% मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रख दिया। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं वो भी इतने कैपेबल नहीं है। जो भूतपूर्व सैनिक जो -40 और +52 में जो है सर्विस करता है, उसका तो जो है मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, वो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए मिनिमम मार्क का क्राइटेरिया खत्म कर दिया जाए और एक हमें समान मेरिट बनाकर भूतपूर्व सैनिकों की अलग से कर दिया जाए। मांग इतनी सी है, उसके लिए सरकार के पास हम 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। और उसी का परिणाम साहब ये महापंचायत शुरू हो गई, उसी का कारण है। उसी का। इसीलिए मैंने कहा कि सैनिकों की जो स्थिति है वो एक अबला नारी के जैसी है। बिल्कुल। राम राज्य होगा तो अग्नि परीक्षा देनी पड़े, और कौरव राज्य होगा तो चीर हरण होगा। जो सरकार में बैठे हैं वो सुनते नहीं, विपक्ष वाले आपसे वादा करते हैं लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, वही वादा खिलाफी वो करते हैं, तो किसके पास जाए? तो हमने यही मन बनाया कि अगर सरकारें नहीं सुनेगी तो हम राजस्थान के सैनिकों को जोड़ेंगे और हर एक विलेज लेवल तक सबको संगठित करके और प्रजातांत्रिक सरकार को हम वो शक्ति भी दिखाएंगे। अगर आप हेड काउंट करना चाहते हैं तो एक सैनिक के परिवार में 5-5 व्यक्ति भी हैं, तो उस संगठन को दिखाएंगे। और पुनर्वास के साथ ही साहब हमने एक चीज़ जो है वो उठाई है कि अभी सैनिकों के साथ नेशन वाइड अमानवीय व्यवहार हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रही है। तो हम सरकार से ये भी निवेदन करना चाह रहे हैं कि सैनिकों को न्याय दे और सैनिकों के लिए इसको दूर, एट्रोसिटीज के लिए भी एक स्पेशल के सम्मान की रक्षा करें। हाँ, रक्षा करें और हमारे लिए एक स्पेशल एक्ट बना दें, जैसा कि बहुत सी कैटेगरी में वकीलों के लिए है, कुछ कैटेगरीज में वैसे भी है, तो सैनिकों का सम्मान बचाया जाए। आपने भी पिछले इसमें देखा होगा, सिपरापत में एक सैनिक को पीटा गया था, बहुत सारी घटनाएं आ रही है। तो इसके लिए भी हमारा सरकार से निवेदन है, ये तो हमारा भारत सरकार से भी है, राजस्थान सरकार से तो है कि एक सैनिकों के लिए स्पेशल एक्ट बना दिया जाए, उनके मान सम्मान की रक्षा की जाए। बिल्कुल। तो साथियों, ये बड़ी विडंबना है कि सैनिक जो अपने जीवन का गोल्डन पीरियड, वो समय जिस समय पर लोग दूसरे जो सेना के अंदर नहीं हैं, कोई अपने बच्चों के बर्थडे मनाता है, अपनी शादियों की सालगिरह मनाते हैं, पिकनिक पार्टियों पर जाते हैं, वीकेंड पर घूमने के लिए जाते हैं, सैनिकों को अपने बच्चों की शादियों में तक जाने का मौका नहीं मिलता। बच्चों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, ये तो भूल जाइए। उस सैनिक को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये सैनिकों के साथ अच्छा नहीं है। हमारी सरकार से विनती है कि इस पर, जैसा अभी हमारे केएल चौधरी साहब ने कहा, उस पर संज्ञान लें और सैनिकों के सम्मान को बचाएं। बस यही एक छोटी सी विनती है। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। चौधरी साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र साहब। आपने सैनिक न्यूज़ चैनल से हमारी राजस्थान के सैनिकों की इतनी बड़ी आवाज़ उठाई है। उम्मीद करते हैं आप इसी ढंग से सैनिकों के मुद्दे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।